ओके, तो बात कर लेते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस की। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस में बेसिकली क्या होता है कि दीज आर द सीजर्स दैट कंटिन्यू टू मोर देन 30 मिनट्स विदाउट सीजिंग स्पॉन्टेनियसली और रिकर सो फ्रीक्वेंटली दैट फुल कॉन्शियसनेस इज़ नॉट रिस्टोर्ड बिटवीन द सक्सेसिव एपिसोड्स। मतलब कि अगर कोई सीज़र 30 मिनट्स तक कंटिन्यूसली होता रहता है या फिर कोई सीज़र इतना रिपीटेडली हो कि उसके बीच में जो ड्यूरेशन है उसके बीच में कॉन्शियसनेस पूरी तरह से रिकवर ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस का। ठीक हो गया। अब जी ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है और इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके कॉजेज़ होते हैं कि या तो आपने कोई ड्रग आप यूज़ करते रहे हैं और आपने इमीडिएटली मतलब फ़ौरन से छोड़ दिया, आपने अब्रप्टली आपने उसको लेना छोड़ दिया, सेसेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। या फिर अल्कोहल विड्रॉल के भी ये सिम्टम हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये इसका सामना करना पड़े। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको स्टेटस एपिलेप्टिकस को बर्दाश्त करना पड़े। ठीक है। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट को देख लेते हैं कि मैनेजमेंट में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो है हमारे पास कि जनरल रिससिटेशन हम करेंगे। जनरल रिससिटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी किसी बंदे को सीज़र आ रहा हो तो हम जो मेन चीज़ उसकी होती है कि उसकी पोजीशन को हम देखते हैं कि उसकी पहले तो हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि उसके आसपास से कोई अगर पॉइंटेड चीज़ें हैं जो जो उसको डैमेज कर सकती हैं या उसकी इंजरी का बाइस बन सकती हैं, तो उन चीज़ों को आप हटा देंगे। दूसरा, उसकी पोजीशन का ध्यान रखेंगे कहीं उसका जो है वो एस्पिरेशन ना हो जाए, टू अवॉइड एस्पिरेशन, ठीक है, तो एस्पिरेट ना कर दे। ठीक है। उसके बाद स्टॉपिंग द सीज़र, ड्रग थेरेपी यूज़ करें। हमने पीछे ड्रग्स पढ़ी जो कि हम एंटी एपिलेप्टिक जो थेरेपी होती है हम उसको कर सकते हैं। हम ईईजी कर सकते हैं टू रूल आउट द टाइप ऑफ एपिलेप्सी या सीज़र की टाइप को हम डिफ़ाइन करें ताकि हम अकॉर्डिंगली ड्रग इस्तेमाल करके और सीज़र को हम जो है वो स्टॉप कर सकें। ठीक हो गया। ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज, तो हम अंडरलाइंग कॉज जो उसका है उसको हम रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली सीज़र जो है वो ट्रिगर किस बात से हुआ है। ठीक है। तो हम उसके लैब टेस्ट कर लेंगे और उसका एटियोलॉजिकल डायग्नोसिस जो है वो हम उसको करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी पे। अच्छा जी, तो सर्जरी पे हम तभी आएंगे अगर दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। ठीक है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ इंडिकेटेड इन केसेस विद फोकल ऑनसेट सीजर्स नॉट कंट्रोल्ड बाय ड्रग्स। ठीक है। जो फोकल ऑनसेट होता है और ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, डेफिनेटली जो जनरलाइज्ड है उसमें हम सर्जरी का करके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो फोकल ऑनसेट हैं, हमें पता है कि कौन क्या वजह है, कोई ट्यूमर है, कोई बिनाइन ट्यूमर है, कोई फोकल ऑनसेट हो रहा है, तो उसके लिए हम फिर सर्जरी इज़ एन इंडिकेशन। और हमें पता है कि वो फोकल है और उस पर दवाइयाँ असर नहीं करें, ड्रग्स आर नॉट एक्टिंग, ड्रग्स आर नॉट कंट्रोलिंग द सिचुएशन, फिर हम जाएंगे सर्जरी की तरफ। अच्छा जी, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने ये 3 शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं कि मतलब 3 चीज़ें होती हैं जिससे हम जिसकी वजह से हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट को चुनना पड़ता है। पहला तो है हमारे पास मेसेल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, ठीक है, जिसमें जो कि 100% क्योर हो जाता है सर्जरी से। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया और ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर जो है, ठीक है, उसमें हम सर्जरी को प्रेफर करेंगे। सही हो गया। अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की। ठीक है। असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं? हम ईईजी कर सकते हैं, एमआरआई, पीईटी, सीटी स्कैन, ये सब चीज़ें हम करेंगे। ठीक है। ईईजी में इंक्लूडिंग सीजर ऑनसेट एंड इंट्राक्रेनियल ईईजी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि ये बेसिक होता है, हमें करना ही होता है टू रूल आउट के भाई, टू फिगर आउट के कौन से टाइप की एपिलेप्सी है, कौन से टाइप का सीज़र है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कुछ जो सीजर्स होते हैं जब हम उनको रीवैल्यूएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका बेसिकली साइकोजेनिक कॉज था और इसी वजह से हम उनको फिर सूडो सीजर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फॉर्म्स ऑफ एपिलेप्सी में हमें पता है कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जो है ड्यू टू मेसियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस और एपिलेप्सी ड्यू टू फॉरेन टिश्यू लीजन्स, ये भी 2 फॉर्म्स हैं एपिलेप्सी की। ये 2 वजूहात हैं बेसिकली जिनकी वजह से एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। प्रोग्नोसिस अगर हम देखें तो 80% पेशेंट्स जो हैं वो सीज़र फ्री हो जाते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स से। ठीक है, अगर वो रेगुलरली यूज़ करें। ठीक हो गया।
और 20% इंट्रैक्टेबल, दैट इज़ ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी, रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, जो जिस एपिलेप्सी को ड्रग्स असर नहीं करते उसको हम कहते हैं कि वो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी है। ठीक हो गया। तो मतलब 20% ही ऐसे केसेस होते हैं जिनके ऊपर दवाइयाँ कोई असर नहीं करती और फिर हमें जो है वो सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है या व्हाट्सएवर हमें उसके लिए कुछ और करना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि मोर्टेलिटी इज़ ड्यू टू अंडरलाइंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी, एग्जांपल ट्यूमर, ठीक है, या फिर सीजर रिलेटेड इवेंट्स, एग्जांपल स्टेटस एपिलेप्टिकस और ड्राउनिंग। ठीक है, बंदे को स्विमिंग करते वक्त अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया या फिर स्विमिंग करते वक्त उसको अगर सीज़र आ गया तो डेफिनेटली बंदा ड्राउन कर जाएगा। ठीक है, तो ये मोर्टेलिटी के कॉस्ट कुछ ये बन जाते हैं। ठीक है, सम डाई सडनली प्रॉब्ली फॉलोइंग अ सीज़र। ठीक है, कुछ कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, कुछ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि लाइक इमीडिएटली आफ्टर सीज़र पर्सन डाइज। ठीक है, तो ये कुछ वजूहात जो हैं वो मोर्टेलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं।